हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट क्लास 10 का देखने वाले हैं। और देखेंगे हम इसमें कि कैसे हम लास्ट टाइम में अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए, ये आपके पहले से पढ़ी गई चीजों का एक प्रॉपर निचोड़ और आउटकम्स रहेगा। और एक बात आपको बता दूं कि इस वन शॉट को बनाने के पीछे हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी रही है कि जो लास्ट के 10 इयर्स के पीवाईक्यू है उसको प्रॉपरली स्टडी किया गया और उसके बेस पे इसको बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप इस वन शॉट को देखते हैं तो आपके पहले से पढ़े गए प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और एक परफेक्ट वे में अपनी पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद इधर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में पूछा गया है? फर्स्ट चैप्टर में पूछा गया है आपको दो कंट्री के बारे में। जैसे ये जो कंट्री है, ये कौन सा है? ये बेल्जियम है। ठीक है, ये बेल्जियम रहा हमारा और ये है श्रीलंका। तो अभी हम इस दोनों फिगर को देखते हुए पूरा खत्म कर लेंगे कि बेल्जियम की क्या स्ट्रेटजी थी, श्रीलंका का क्या सिचुएशन था, इसमें एज अ हीरो कौन आया, मतलब इस चैप्टर में हीरो कौन है, विलेन कौन है, ये भी देखेंगे। या एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि क्या बेल्जियम जो है इतना ज्यादा आइडियल नेशन था? या बेल्जियम में एक वन मार्क क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। बेल्जियम में वहां के लोग जो थे आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते थे, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट 1950s में होता था। याद रखो, कुछ चीजें रिलेट करेंगे। ठीक है, और बेल्जियम जो है आइडियल नेशन कब बना? बेल्जियम जो है 1970 से लेकर के 1993 के बीच में इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। मतलब 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। इसने कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाने के बाद जो इसका प्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1950 में, आपस में जो लड़ रहे थे लोग, आपस में अगर कंट्री के लोग लड़ते हैं तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। उस चीज को इसने आसानी से खत्म कर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है इसके वो चार्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए एक पाई चार्ट बना लिए। ठीक है, ये बेल्जियम का पाई चार्ट हो गया और इसके कैपिटल ब्रुसेल्स का पाई चार्ट हो गया। तो अगर हम बात बेल्जियम की करते हैं तो बेल्जियम में लगभग 59% जो है, ठीक है, ये जो है वो डच है। इसके अलावा 40% जो है, 40% जो है वो फ्रेंच है। एफ से फ्रेंच को डिनोट कर देते हैं। और जो 1% है वो जर्मन है। ठीक है, 1% ही जर्मन से, याद रखोगे इस बात को। और डच जो है वो कितना है? 59%। और फ्रेंच जो है वो 40%। यहाँ पर एक बात और जानने वाली रहेगी कि पूरे कंट्री में किनकी संख्या ज्यादा है, डच की ज्यादा संख्या है या फ्रेंच की संख्या ज्यादा है? तो पूरे कंट्री में डच की संख्या ज्यादा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा एडवर्स करते हैं, इसके कैपिटल ब्रुसेल्स में आते हैं, तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है। ठीक है, और ब्रुसेल्स में मात्र 20% जो है वो डच है। बट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था 1970 से 1993 के बीच में, और इस समय इस चेंजेस से कुछ आउटकम्स आया। आउटकम्स क्या आया? कि फ्रेंच लोगों को पूरे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और डच लोगों को पूरे वो जो उसका कैपिटल था वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये इनका एक बढ़िया सा आउटकम्स रहा है कि फ्रेंच लोगों को कहाँ मिलेगा? फ्रेंच लोगों को पूरे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और डच लोगों को जो है उसके कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। कितना परसेंट किसका शेयर? तो फ्रेंच वाले जो थे 80% थे। कहाँ 80% थे? उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में। डोमिनेंस किसका था? फ्रेंच का। और फ्रेंच जो थी वो रिच कम्युनिटी थी, वो डच से रिच कम्युनिटी थी। बेल्जियम में किस तरह की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और थर्ड जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई। तो ये बेल्जियम की रिगार्डिंग। एक चीज और, बेल्जियम में एक है फ्लेमिश रीजन, एक है फ्लेमिश रीजन और एक है वलोनिया रीजन। तो याद रखोगे, एफ जो है एफ के साथ नहीं रहेगा। मतलब जो है फ्रेंच जो है फ्लेमिश के साथ नहीं रहेंगे। तो फ्रेंच जो है वो फ्लेमिश रीजन में कौन रहेगा? तो फ्रेंच नॉट। और यहाँ पर कौन रह जाएंगे? डच रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वलोनिया रीजन में कौन रहेगा? वलोनिया में कौन बच गया? वोलोनिया में बच जाएंगे फ्रेंच। याद रखोगे इस चीज को, बड़ा ही सिंपल सी बात है कि वलोनिया में फ्रेंच रहेंगे और एफ एफ के साथ नहीं रहेगा, तो एफ के साथ कौन रहेगा? डच रहेंगे। डच मतलब
नीदरलैंड वाले। पुराने टाइम में इसको हॉलैंड बोला जाता था। तो बेल्जियम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो भी आपको बताया गया है, और क्या क्या आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। आसानी से अगर इस चीज को आप करते हो तो 100% जो क्वेश्चन होगा वो ट्रैप होगा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को आसानी से ट्रैप कर सकते हो। एक चीज और क्वेश्चन जो बन रहा है कि जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है, इस कैपिटल में किसका हेडक्वार्टर है? इस कैपिटल में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और बेल्जियम काफी पीसफुल कंट्री है। इसके नेबरिंग कंट्री में उतने मारपीट नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। पुराना वो अलग टाइम था जिस समय जर्मनी के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम ये सब कुछ आइडियल नेशन है, कोई वॉर नहीं। ये बड़ा इनका वो पीसफुल कंडीशंस रहता है अपने आसपास में। बेल्जियम के रिगार्डिंग तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि बेल्जियम वाला जो पॉइंट्स है वो आसानी से आप कवर कर लोगे। ठीक है, बेल्जियम में जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसके बाद भी कुछ मतलब डाउट जैसा लगे कि हाँ ये चीज नहीं समझ में है, तो आप कमेंट करके कंटिन्यू पूछते रहोगे। ठीक है, ये हमारा बेल्जियम अभी खत्म हुआ। और अगर हम इसके बाद बात करें, बड़े सिंपल सी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। ठीक है, तो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के लिए भी एक बड़ा सा पाई चार्ट बनाते हैं। और इस बड़े से पाई चार्ट में क्या है? इस बड़े से पाई चार्ट में श्रीलंका में कितने परसेंट जो लोग हैं वो सिन्हालाज है, कितने परसेंट लोग जो है वो तमिल्स है, और कितने परसेंट लोग जो है वो क्रिश्चियंस है, और कितने परसेंट लोग अदर्स हैं। याद रखोगे, अगर ये 74 कर दो, ठीक है, अगर ये 18 कर दो तो कितना 92, और यहाँ पर 7% रहेगा क्रिश्चियंस, और 1% जो है वो अदर्स रहेंगे। इस तरह से इस तरह से आपका श्रीलंका का कंपोजिशन कंप्लीट होता है। याद रखोगे यहीं पर बालक, कि श्रीलंका में 74% लोग जो थे वो सिन्हालाज लैंग्वेज को बोलते थे, और जनरली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। 18% बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट है। 18% में 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल से, और 5% जो थे इंडियन तमिल थे। ये वही लोग थे जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में वहां पर जा करके वहां के टी गार्डन ये सब में काम करते थे। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, तो फिगर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के किस पार्ट में तमिलियंस रहते थे? श्रीलंका के नदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में तमिलियंस रहते थे। ठीक है, श्रीलंका के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कि श्रीलंका कब फ्री हुआ था? श्रीलंका 1948 में फ्री हुआ था। और श्रीलंका में अमेंडमेंट कब आया, जिस अमेंडमेंट के बाद सिन्हालाज को इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बना दिया जाता है, तो वो अमेंडमेंट आया था 1956 में, जिसमें डोमिनेंस दिखाया जाता है सिन्हाला को, और इसका एक नेगेटिव आउटकम्स रहता है। वहां के लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं। वही के श्रीलंका के तमिलियंस अगर श्रीलंका के सिन्हालाज के साथ फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको सिविल वॉर बोलेंगे। एक और चीज कि श्रीलंका में तमिलियंस ने एक ग्रुप बनाई थी जिसको LTTE बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। एलम मतलब होता है स्टेट्स। तो LTTE कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था? LTTE श्रीलंका का ऑर्गेनाइजेशन था, जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा था श्रीलंकन गवर्नमेंट से। वो अलग बात है, बाद में चल के वायलेंस इसमें हो गया, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बाद में LTTE को खत्म किया गया। LTTE के कारण ही हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जान चली गई। ये चीजें आप कुछ माइंड में रखोगे, याद रखोगे। कब फ्री हुआ था? 1948 में, इंडिया की आजादी के एक साल बाद। और 1956 में जो एक्ट आया, इसमें सिन्हालाज को ही सारी प्रेफरेंसेस दी गई, सिन्हालाज को ही सुपरमेसी दी गई, सिन्हालाज को गवर्नमेंट जॉब दिया गया, सिन्हालाज को यूनिवर्सिटी से सब में एडमिशन दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि बेल्जियम का कंडीशन क्या था, श्रीलंका का कंडीशन क्या था। श्रीलंका सिविल वॉर कर रहा था, श्रीलंका अपने पावर को शेयर नहीं कर रहा था, जबकि बेल्जियम अपने पावर को शेयर किया, और बेल्जियम ने अपने पावर को शेयर किया। तो इसका सबसे बढ़िया आउटकम्स कि वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं हुआ, दुनिया के लिए वन ऑफ द आइडियल नेशन बना। एक चीज, एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में अगर कंपेयर करें तो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में क्या कंपेयर हो सकता है?
A small European country with Brussels as its capital. अगर हम बेल्जियम की बात करें तो एक छोटा सा कंट्री है और ब्रुसेल्स इसका कैपिटल है। वही ब्रुसेल्स जहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। श्रीलंका एज एन आइलैंड कंट्री विद कोलंबो एज इट्स कैपिटल। कोलंबो इसका कैपिटल है। अपडेट नहीं किया हुआ है, एक चीज आप देख लीजिएगा, इसका कैपिटल जो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टम है। बेल्जियम में 59% डच बोलते हैं, पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखाया है। उसके बाद 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं, जबकि यहाँ पर 74% सिन्हालाज बोलते हैं। 18% तमिलियंस है, उसमें इंडियन तमिल्स भी है और श्रीलंकन तमिल्स भी है। और 7% क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब जैकलिन, एक हीरोइन का नाम लेना शोभा तो नहीं देता, बट आप याद रखो कि जैकलिन क्रिश्चियन से और श्रीलंका से है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैकलिन को ही वहां पर बोल देते, चीजें ज्यादा याद रहेगी, ये मेरा मानना है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। डिस्कस किए थे अभी पाई चार्ट के थ्रू कि फ्रेंच जो कम्युनिटी थी, कहाँ की कम्युनिटी थी? फ्रेंच कम्युनिटी जो बेल्जियम में थी, ए रिच थी, पावरफुल थी, एरिस्टोक्रेट्स थी, रिसोर्सेज इनके पास सेंट्रलाइज था। और सिनालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1956 में। क्वेश्चन है कि कब बनाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज? तो 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। किसका ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया? तो श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है। देखिए बेल्जियम जो है सेंटर में डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ पर कौन रहता है इससे इनको कोई मतलब नहीं था। ब्रुसेल्स इट्स कैपिटल। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स के पास अपनी एक स्पेशल गवर्नमेंट है। ठीक है। इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर विद द चेक एंड बैलेंस। किस पावर शेयरिंग, देखिए पावर शेयरिंग के फॉर्म में आएंगे तो किस पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अगर पावर गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में शेयर हो रहा है तब हम उसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं। क्यों चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग बोलते हैं? क्योंकि इसमें तीनों में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों में से सुप्रीम पावर किसी को नहीं दिया गया। कोई भी इन तीनों में से किसी को भी जो है उसको जांच कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते, उसके अगेंस्ट में लीगल डिसीजंस ले सकते हैं। सो विच पावर शेयरिंग इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग, और इसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। बिटवीन 1970, क्वेश्चन कितनी बार और कब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया? तो 1970 से 1993 के बीच में 4 बार, और इसी 4 बार के अमेंडमेंट के बाद उसके बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। वही बेल्जियम में जहां पर 1950 से पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था। एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल क्या है कि वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट रिप्रेजेंट की गई मेनी। वहां पर आपकी संख्या कितनी ज्यादा उस बेस पे आपको प्रेफरेंसेस नहीं दिया गया। आपकी संख्या कितनी ज्यादा उस पे नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है उस बेस पे दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कुछ डेटा के अकॉर्डिंग चाहे वो ओपोनेंट्स हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ठीक है, इक्वल मेंबर रहते हैं। Brussels has separate government in which both the communities have equal representation. Brussels के पास separate government है और दोनों community को equal representation है उस पर। Amendment कब? 1970 से 1993 के बीच में कितनी बार? 4 बार। How is power sharing is desirable? पावर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आप कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डिजरायबल? Power sharing is power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. पावर शेयरिंग अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट को रोक देता है। दो सोशल ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस कॉन्फ्लिक्ट को पावर शेयरिंग रोकता है, और इसलिए पावर शेयरिंग सुटेबल है।
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सबसे अच्छे आइडियोलॉजी में से एक है पावर शेयरिंग। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who them with live with its effects। मतलब affect the a by its exercise and live with the effects, और effects के थ्रू क्या रहते थे, impactful, प्रभावशाली। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक होता है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इज नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। ये सारे जो ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट जो बॉडीज है उस चीज को, और उसको मतलब चेक एंड बैलेंस करते हैं ताकि कोई एक्सेसिव पावर ना यूज करे। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में डिवीजन जो होता है पावर का वो थ्री वर्टिकल लेवल में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट है। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups. Example, community government in Belgium. बेल्जियम में कैसी गवर्नमेंट थी, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। Power sharing arrangement can also be seen in way political parties, pressure groups and movements control or influence those in the power। एक कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं जो पावर में रहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन की बात, बेस्ड ऑन प्रोड्यूसेस और केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल रीजन क्या है, ये बेस्ड रहता है केयरफुल कैलकुलेशन। किस चीज का केयरफुल कैलकुलेशन, तो बेनिफिट और गेन और लॉस का परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उस चीज को। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में क्या देखने को, इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज बुश दोनों एक ही तांगे पे जा रहे हैं और पावर को शेयर कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आर की नहीं में, लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में पावर को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखोगे बालक की ये जो ये पुतिन है और ये जॉर्ज बुश है। पुतिन जो था वो रशिया का प्रेसिडेंट था और जॉर्ज बुश जो था वो कहाँ का, यूएसए का प्रेसिडेंट था। तो दोनों पावर शेयर कर, दोनों आर की नहीं में, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों पावर शेयर कर रहे हैं। याद रखोगे इस बात को। अच्छा चलिए एक मैच कर लेते हैं ना। पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको ऑर्गन्स के बीच में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स के बीच में होता है तो कोलिजन गवर्नमेंट, फेडरल या सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग। पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, कोलिजन गवर्नमेंट। पावर शेयर बाय द टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, पावर जो शेयर होता है टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में तो कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। अमंग शेयर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स तो उसको हम लोग फेडरल बोलते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, पावर शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल्स, ये तो हो गया। पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और पावर शेयर में डिफरेंट सोशल ग्रुप तो उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इस तरह से हमारा ये मतलब जो पेज है वो खत्म होता है। अच्छा कुछ इसका पीवाई क्यू अगर हम देखें वो क्या है, व्हाई डिड श्रीलंका एडॉप्ट मेजोरिटिज्म। श्रीलंका क्यों एडॉप्ट किया मेजोरिटिज्म, क्योंकि सिनालस की संख्या ज्यादा थी, उनकी डोमिनेंस ज्यादा थी, और डोमिनेंस और संख्या ज्यादा होने के कारण वो मेजोरिटिज्म एडॉप्ट किया। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग, चेक एंड बैलेंस, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड दैट पावर शेयरिंग वेलफेयर द lower class या different social groups। एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द सोशल ग्रुप्स, एससी एसटी के बीच में पावर को शेयर करते हैं, उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करते हैं, एज ए एमपी के इलेक्शन वो लड़ते हैं। व्हाट इज प्रूडेंशियल वर्सेस मोरल पावर। अभी पावर शेयरिंग हम लोग देखे थे प्रीवियसली, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में किए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सा वो है, व्हाट इज द प्रूडेंशियल वर्सेस मोरल रीजन ऑफ अ पावर शेयरिंग। एक सेकंड।
सॉरी बच्चों। अच्छा, अब आते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, फेडरलिज्म में पावर जो है डिफरेंट लेवल्स के बीच में शेयर हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है किससे? लोकल गवर्नमेंट से। तो CSL को याद रखिएगा कि CLA से एक प्रोसेस होता है जिसमें याद करते हैं। Between a central government authority and constitutes political units such as the states, provinces, or cantons, it represents a middle ground between the unitary systems. ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द यूनिटरी सिस्टम्स। ए मिडिल ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है यूनिटरी सिस्टम्स में, where all power resides with the central government and confederations where states retain most power। इसमें स्टेट क्या करता है? सबसे ज्यादा पावर को रिटेन करता है। अगर टाइप्स ऑफ पावर की बात करेंगे, इधर देख लीजिएगा, इसमें तीन तरह के लिस्ट होते हैं। और पावर शेयरिंग में एक चीज हम लोग देखें कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर कर दिया गया, ये तो हुआ। सेकंड पॉइंट की ईच टायर हैव इट्स ओन पावर एंड जुरिडिक्शंस। जो तीनों टायर्स है इसके पास अपने पावर और जुरिडिक्शंस होता है। और जो डिफरेंट टायर्स है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, तो सेम सिटीजन पे रूल करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है एज एम्पायर रोल प्ले करता है। और पावर शेयरिंग जो फेडरलिज्म का है उसमें ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लिविंग विथ ईच टुगेदर। मतलब ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे और एक साथ रहने की वो बातों पे डिपेंड करता है। लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, और उसमें आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवेज। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स किसके पार्ट है? तो डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स जो है यूनियन लिस्ट का वो पार्ट है। 100 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, और 61 सब्जेक्ट्स है इसमें। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें पावर हो दोनों को मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी किसी बात को लेकर के लड़ गए। नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट पूरे सेंटर पर रूल करते हैं, पूरे कंट्री पर रूल करते हैं, और ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की है। तो अगर इनके बीच में कोई टकराहट होता है, तो उस टकराहट की सिचुएशन में किसके रूल वहां पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे? तो ऑलवेज वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। किससे ज्यादा पावर? स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर है। अच्छा, वाई इज फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट? इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि accommodates different language cultures, regional autonomy, states can address local needs, check and balance powers करता है, prevents misuse of power, democratic participation, people can influence state governments। लोग जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट को। और एक पावर शेयरिंग की अगर बात करते हैं, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में है। कब? एक क्वेश्चन भी दिए हुए थे। जो ऑफलाइन इस चैप्टर का आपका टेस्ट हुआ होगा उसके MCQ में एक क्वेश्चन था। और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो 1992 को हुआ था, और 1992 को होने के कारण फेडरलिज्म हेल्प इन मैनेजिंग इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म के कारण ही इंडिया की ये जो वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, वो आसानी से मैनेज हो पाता है। ठीक है। जिसमें अगर किसी एक पर्सन का आप वेलफेयर करना चाहते हो, इंडिया इतना डाइवर्स है, 145 CR लोग हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है, नागालैंड भी है, वहां पर राजस्थान भी है, केरला भी है, लद्दाख भी है। तो हर जगह तो एक्सेसिबिलिटी हमारी रही नहीं, हर जगह तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशंस में वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं।
रेस्यूडरी लिस्ट का मतलब होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या उस समय आईटी इंडस्ट्रीज था? नहीं था। तो कोई न्यू चीजें अगर इंट्रोड्यूस होगी तो उस पे लॉ बनाने का जो राइट है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कारण क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। किससे ज्यादा पावर है? स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर है। बड़ी सिंपल सी बात है। टोटल 28 यूटीज है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? इसमें अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगी कंप्यूटर। There are two or more tier of government such as union, state and local in India. Different tiers of government, same citizens. Different tier of जो गवर्नमेंट है अभी बताया आपको सेम सिटीजन रूल करती है बट ईच हैज इट्स ओन jurisdiction इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेशन में लेजिस्लेशन लॉ बनाने में टैक्स कलेक्ट करने में एडमिनिस्ट्रेशन में हर टायर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। The jurisdictions of each terror is specified in the constitution granted their existence and authority। और हर किसी का jurisdictions जो है वो constitution में identified है। Fundamental provision of constitution cannot be unilaterally changed by one level, it requires consent from the both। unilaterally मतलब एक लेवल में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। Court, particularly the Supreme Court, interprets the constitution and act as a umpire in disputes बिटवीन द गवर्नमेंट लेवल्स। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो कोई जजमेंट दिया जाता है, आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा 6 या 7 में कि एक जजमेंट दिया जाता है सुधा को लेकर के कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है फायर आग में और उसके बाद उसके घर वालों को जेल भेज दिया जाता है लोअर कोर्ट के द्वारा, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से वो बच जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, बोलता है कि नहीं इसमें इन्हीं की गलती थी और इसके बाद उसको क्या कर दी जाती है? सजा दे दी जाती है। अच्छा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन किसको बोलते हैं और होल्डिंग टुगेदर किसको बोलते हैं? कमिंग टुगेदर मतलब जान लीजिएगा जिसमें 50 स्टेट्स आते हैं, मतलब 50 नहीं, बहुत सारे स्टेट्स आकर के एक नेशन बने। तो टूटेंगे नहीं। टूटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि वो फेविकॉल से बने रहते हैं, इसलिए नहीं टूटेंगे। क्योंकि जैसे यूएसए की बात करते हैं, स्टार्टिंग में भी उसके वो फ्लैग पे 50 स्टार्स था, अभी भी 50 स्टार्स। स्टार्टिंग में वो 50 पार्ट था, अभी भी 50 पार्ट। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स वर्सेस वीकर स्टेट्स। बोला कि जितने भी स्टेट्स है उसके पास सबके पास इक्वल पावर रहता है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जांपल है। लार्ज कंट्री डिवाइड पावर टू एकोमोडेट डाइवर्सिटीज। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो पावर को क्या करते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। इसके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था होल्डिंग टुगेदर में। होल्डिंग टुगेदर का जो एग्जांपल है एनसीईआरटी वो है बेल्जियम, स्पेन और इंडिया। और उसका जो है कमिंग टुगेदर का वो है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पे भी एक क्वेश्चन रह सकता है तो इसको भी थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा। इधर लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है वो कौन सा पहला स्टेट्स था जो लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट हुआ था। वो आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु से सेपरेट हुआ था, 1956 में सेपरेट हुआ था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ले रहे हैं और पावर को लेकर के हम लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये डिवीजन ऑफ जो पावर था जिसमें थर्ड टायर की गवर्नमेंट की को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1992 में आया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के टाइम। सेंट्रल स्टेट रिलीजन डिवीजन ऑफ पावर वाया यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट मैनेज बाय फाइनेंस।
ठीक है। 73rd टू 74th अमेंडमेंट विथ रेगुलर इलेक्शन एंड रिजर्व सीट्स। रेगुलर इलेक्शन हो, रिजर्व सीट्स हो, 73rd टू 74th अमेंडमेंट में ऐसी बातें बोली गई जो 1992 में हुआ था। सेंटर स्टेट्स रिलेशन, डबल इंजन की सरकार जैसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते होंगे, क्यों? क्योंकि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है उसी गवर्नमेंट स्टेट्स में, तो उस कंडीशन में ज्यादा वेलफेयर होता है। सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया। 73rd और बार बार देखिए 73rd अमेंडमेंट को देख लीजिएगा। इसी के बाद पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था। थ्री टायर विलेज में होते हैं। थ्री टायर कौन कौन से? एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको मुखिया बोलते हैं। पंचायत समिति का पंचायत सचिव होता है और जिला परिषद का जिला पार्षद, जिला परिषद का जिला पार्षद होता है। याद रखोगे, एक जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जिला पार्षद हो सकते हैं और सबका जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। रेगुलर इलेक्शन कितने दिनों के लिए कितने दिन में होना चाहिए? 5 साल में होना चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराते हैं। रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई है, 33%। ओबीसी टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, एससी एसटी ओबीसी हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। फाइनेंशियल पावर, पंचायत कैन levy tax, receives grant via states finance commissions and manage the Pan- Panchayats can levy tax, receives grants via states finance commission and manage local development funds। ये मैनेज करते हैं किस चीज को? लोकल डेवलपमेंट फंड्स को मैनेज करते हैं। पब्लिक प्राइवेट डिविजन्स, महिला हैंडल्स अनपेड। अब थर्ड चैप्टर में हम लोग चलते हैं। महिलाएं और पुरुषों के जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया। महिलाओं को माना गया है कि वो घर का ही काम कर सकती, बाहर का काम नहीं कर सकती। महिलाओं को सीरियल्स का आइडियल व्यूअर माना गया। महिलाओं के कारण ही वो कस्टम, जो कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्रीज है वो चल रही है। ये मैंने इस चैप्टर में जो लिखा गया उस चीज के बारे में बता दे रहा हूँ। लोअर वेजेस फॉर इक्वल वर्क, पुअर सेक्स रेशियो, 940 फीमेल्स फॉर 1000। पुअर सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो पुअर है क्योंकि 940 फैमिलीज पे 1000 मेल है। लिटरेसी रेट मेल का 82% है, महिलाओं का 65% है। इलिटरेसी भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। Low representation, women 10% in legislature, only 14% in Lok Sabha, despite 50% population। महिलाओं का पॉपुलेशन कितना है? अप्रोक्स 50% है। इस 50% में मात्र 10% महिलाओं का लेजिस्लेचर एमपी में और एमएलए वाली जो सीट्स है वहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है 10% या 12% के आसपास। तो ये बहुत ही गड़बड़ चीज है। इसमें आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए। और भले लड़ती महिला है लेकिन काम उनके वो पति ही करते, प्रधान पति जिसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, 1/3 रिजर्वेशन पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज इन 73rd 74 अमेंडमेंट में, इसमें हम लोग देखे नारी शक्ति वंदन अभियान 106th अमेंडमेंट है 2023। रिजर्वेशन 33% ऑफ परमानेंट परमानेंट स्टेट असेंबली पोस्ट 2099 डेलिमिशंस। मतलब 33% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 2090 2029 के आसपास उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये क्या वंदन अधिनियम।
कम्युनलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर किसी स्टेट के पास अपना कोई मतलब रिलीजन ना हो, अपना कोई रिलीजन हो किसी स्टेट के पास, तो उसको कॉम्युनल स्टेट बोलते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को कॉम्युनलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्या हिंदुस्तान का नाम हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान है? नहीं है। तो एक कम्युनलिज्म जो है किसी एक कास्ट को सुपरमेसी प्रोवाइड करते हैं। थ्री स्टेट जो है माइल्ड रीजन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, हाई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यूजिंग रिलीजन्स एक्सेट्रा, एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट द अदर ग्रुप्स, एक्सट्रीम वायलेंस करना, किसी को मंदिर जा रहे हैं उसको मार देना, ऐसी चीजें होती है। कंसिक्वेंस क्रिएट creates insecurity, riots, partitions like divisions, weaker democracy and national unity. India's response is secular. सेकुलर का मतलब होता है कि उस कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है। जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया। तो अगर किसी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा तो रिलीजियस डिफरेंसेस तो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग किए हैं। Political parties are essential in democracy as they organize diverse opinions and enable effective governance. Here are the three key points. Political parties say select candidate, contest election, provide voters for their choice based on the platform. इधर देखिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है पहले अपील करते हैं, फिर टिकट प्रोवाइड करते हैं किस पर्सन को जिसकी संख्या उस कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा है, फिर वहां से वो बढ़ जाता है। इधर फॉर्मुलेट पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोवाइड ऑपोजिशंस के रोल में रहते हैं। अच्छा बालक, एक और चीज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। मतलब कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए एक चीज आपको बता दूं, कास्ट इन पॉलिटिक्स ये बेकार है और पॉलिटिक्स इन कास्ट वो सही है। क्योंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट प्रोवाइड करते हैं जिनकी संख्या उस कंस्टिट्यूएंसीज में ज्यादा होती है। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड अपील करती है जिस जो की गलत है। और पॉलिटिक्स इन कास्ट में क्या होता है, इसका एक प्रॉपर आंसर नोट्स में ऐड किए हुए हैं, वो भी देख लोगे। और पॉलिटिक्स इन कास्ट में क्या होता है कि जो कोई दो छोटे छोटे तीन छोटे छोटे जो ग्रुप से एक साथ मिलकर कंबाइन करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की वो बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि उनको अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन या जो भी रिक्वायर्ड चीज है आसानी से उनको वो मिल जाएगी। तो इसलिए कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट जो है वो सही है। पॉलिटिक्स इन कास्ट में एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, एक ग्रुप को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो दो तीन ग्रुप मिल करके मेजोरिटी गेन करते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे। पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो वही बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकती है। एक कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता कोई प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम, वेलफेयर, बड़े स्कीम्स को लॉन्च करना एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है, याद रखोगे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं। वो कौन से तीन कंपोनेंट? फॉलोअर्स, एक्टिव मेंबर और टॉप मोस्ट लीडर। एग्जाम्पल के लिए बीजेपी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। बीजेपी में जो टॉप मोस्ट लीडर है वो है महात्मा, वो है, सॉरी, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह, उसके अलावा नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ। ये टॉप मोस्ट लीडर है। ठीक है।
एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब उस कंट्री में एक से ज्यादा पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, एक से ज्यादा पार्टी रजिस्टर्ड, एक से ज्यादा पार्टी लाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। एक होता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल इंडिया। एक होता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी लाइज करती है। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, जैसे इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी जो है और लेबर पार्टी दो पार्टी लाइज करते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अब टू पार्टी सिस्टम का यूके एग्जाम्पल हो गया टू पार्टी सिस्टम का। या अगर यूएसए और यूके और वन पार्टी सिस्टम का क्यूबा हो गया, चाइना हो गया वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल। अब एक क्वेश्चन है कि कितनी पार्टियां आखिर रजिस्टर्ड है, तो 750 प्लस पार्टियां रजिस्टर्ड है, याद रखिएगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग चल जाएगा। तो ठीक है, वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम आए समझ में। अच्छा, नेशनल पार्टी की बात करते हैं। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल पार्टी पूरे कंट्री में ऑपरेट करते हैं। नेशनल पार्टी का इन्फ्लुएंस, उसके फॉलोअर्स बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको पास 4% वोट होना चाहिए, 4 MP होना चाहिए 4 डिफरेंट स्टेट्स में, या 6% वोट होना चाहिए जनरल इलेक्शन का। जनरल इलेक्शन का 6% वोट या 4 MP इन 4 डिफरेंट स्टेट्स चाहिए आपको। और नेशनल पार्टी का इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री में रहता है। बिग बड़े डिसीजन जो है वो नेशनल पार्टी ही लेती है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी होती है। स्टेट पार्टीज फोकस ऑन वन और फ्यू स्टेट्स। जो एक मतलब नेशनल पार्टी है वो पूरे कंट्री पे फोकस करती है, जब स्टेट पार्टी एक या उसके जो नजदीक के स्टेट्स है उस पे फोकस करते हैं। State party receive exclusive symbols only within their specific state symbols और local परफॉर्मेंसेस। स्टेट पार्टी जो है वो क्या करती है, सिंबल रिलीज करती है। जैसे आप हर के लिए वो 4 डिफरेंट स्टेट नेशनल पार्टी को हो गया था, सेम अगर हम स्टेट पार्टी में जाएंगे तो स्टेट पार्टी में 6% वोट इन स्टेट इलेक्शंस या 4 डिफरेंट स्टेट्स स्टेट इलेक्शंस का हुआ। इधर स्टेट पार्टी जो है एक पर्टिकुलर स्टेट्स में ही अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती है। और कुछ स्टेट पार्टियों का नाम अगर हम ले तो जेडीएस है, जे जनता दल सेकुलर, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें से किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो सबसे पहले आते हैं एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और सीक्वेंस हमारा बालक इस प्रकार से है। 1925, सबसे पहले 1885, फिर इधर देखो 1964, 1980, इधर देखिए, और 1984 बीएसपी बने। ठीक है, ठीक है। बीजेपी जो है वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट करती है, इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। बजरंग दल जैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी को ये पार्टी ज्यादा मानती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, इंडिया की तो ओल्डेस्ट ही है। 1885 में इसको डब्ल्यू सी बनर्जी और ह्यूम ने कमांड देना है। आईएनसी की बात करते हैं तो अपोजिशन में अभी इसके पास 99 सीट्स है अप्रॉक्स। बीजेपी के पास अगर बात करते हैं तो अकेले 240 सीट्स है, इसके पास 99 सीट्स है। प्रमोट सेकुलरिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये प्रमोट करते हैं सेकुलरिज्म और सोशल डेमोक्रेसी। लेकिन बीजेपी के बारे में याद कर लीजिएगा कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व को प्रीफर करता है। इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके रखा है कि चल हट पे मैं कर रहा हूँ हिंदुत्व को प्रीफर।
एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन नेशनल पार्टीज। ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन नेशनल पार्टी है, याद रखोगे 2004 से लेकर के 2004 से टू- अच्छा ये देखो, आम आदमी पार्टी जो है तीसरी नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो दिल्ली पंजाब में है। पंजाब में अभी इसकी नेशनल अभी स्टेट पार्टी इसकी है, दिल्ली में हार गए थे इधर। अरविंद केजरीवाल इसके फाउंडर मेंबर में से एक है। गवर्ने गवर्नेंस दिल्ली एंड पंजाब इफेक्टिवली फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। फोकस इस इन पे क्या कि जो भी ऑफिसर्स है उनकी ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए इधर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम की अगर बात करते हैं 1964 में बनी थी। ज्योति बसु जैसे और भी तीन चार पांच फाउंडर मेंबर थे और ये लोग 1925 एम एन रॉय बनाए थे। अच्छा अगर एक बात और बोले बालक कि ये जो बहुजन समाज पार्टी किसकी आइडियोलॉजी को मानती है? बहुजन समाज पार्टी बनी कब थी? बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी। एक कांसी राम की आइडियोलॉजी को मानती है और एस सी एस टी को एक होने की बात करती है। टारगेट बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज को वो सपोर्ट करती है और स्ट्रॉन्ग होल्ड इन उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पर भी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ये मेघालय की पार्टी है। ब्लेंड्स रीजनल विद द कंजर्वेशन, मतलब यूज कीजिए आप रिसोर्सेज को, कोई दिक्कत नहीं, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, फ्रेंडली, वो मतलब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक तो एनपीपी जो है वो मेघालय की पार्टी, एक ही इसके पास नंबर ऑफ एमपी थे। अभी वो भी खत्म, अगले इलेक्शन में ये भी इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी पार्टी नहीं, असम और मेघालय में इसका इन्फ्लुएंस है। और वो जो बुक है इसका सिंबल है, बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट सिंबल है। लैक ऑफ इंटर अच्छा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि चार मेन चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, तो चार जो मेन चैलेंजेस है उसमें एक है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा चैलेंज है। डायनेस्टी सक्सेशन, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हो कैपेबल हो या ना हो, आपको उसको लीडर बनाना है, ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। आपको जीवंत बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। मनी एंड मसल्स पावर यूज होता है, जैसे इलेक्शन वही जीतता है जिसके पास पैसा रहता है। इलेक्शन वो जीतता है जो पावरफुल बाहुबली जैसा रहता है, जो धमका करके वोट ले ले। ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी गलत चीज है। नो मीनिंगफुल चॉइस। जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, या जो भी वोटर्स है उनको उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि ये यहाँ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें बीजेपी की तरफ से, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये चार मेन चैलेंजेस है, सेंटेंस के फॉर्म में दिए हैं आपको, अगर नहीं याद है आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं। चार फिर से रिपीट कर देते हैं। उसमें से एक है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी अमंग द सिटीजन्स ऑफ पार्टीज, डायनेस्टी सक्सेशन, थर्ड वन इज मनी एंड मसल्स पावर, एंड फोर्थ वन इज नो मीनिंगफुल चॉइस। कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहता किसी के साथ, किसी को क्या कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफ़ॉर्म कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर देते हैं। तो उस कंडीशंस में उनकी मेंबरशिप कैंसल कर दी जाती है कि आप किसी और पार्टी के सिंबल पे जीते, आप उसके ट्रस्ट विश्वास लेकर जीते और अचानक आप पार्टी चेंज कर दोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो उस कंडीशंस में उसकी मेंबरशिप कैंसल हो जाती है। एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कि एफिडेविट में आपको अपना पूरा डिटेल कि आपके बाल-बच्चे कितने हैं, आपके पास अचल संपत्ति कितनी है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की रखी है, कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, इस सारी चीज़ का फुल डिटेल देना होता है एफिडेविट और सुप्रीम कोर्ट इसको वेरीफाई करता है। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस इलेक्शंस होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन रिक्वायर्ड पार्टी टू होल्ड। अच्छा, हर पार्टी में कौन किस पोस्ट पर रहेगा इसके लिए इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एक प्रॉपर इलेक्शन कराए ताकि किसी भी जो नॉर्मल आपके वर्कर्स है उसको अपलिफ्ट होने का मौका मिले। सजेस्ट रिफॉर्म्स लॉज फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी, वन थर्ड वुमेन टिकट्स एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट जो है गवर्नमेंट को वो क्या करता है, फंडिंग इधर। महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन है। ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी के जो लास्ट पॉइंट है वाला कि डेमोक्रेसी के 5 पॉजिटिव आउटकम्स और डेमोक्रेसी के 5 नेगेटिव आउटकम्स, और इसके साथ लास्ट चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको खत्म करता है। ठीक है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को सुधारने का एक रूम नहीं प्रोवाइड, एक मौका देता है। अब आते हैं नेगेटिव आउटकम्स पे। पॉलिटिकल लीडर्स प्रायोरिटाइज वर्किंग पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग ओवर डेवलपमेंट लीडिंग टू फिजल डिफेक्ट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक करप्शन बड़ा इश्यू है इसमें। उसके अलावा डायनेस्टी सक्सेशन होता है, वो भी एक बड़ा इशू है। इसमें डिसीजन मेकिंग पावर काफी स्लो है, एक बड़ा इशू है। इसमें जो पॉलिसीज और प्रैक्टिस नहीं किए जाते इसका नेगेटिव है। इनस्टेबिलिटी फ्रॉम कोलिजन गवर्नमेंट अगर बने तो उसमें इनस्टेबिलिटी रहते हैं। कभी भी कोई अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी इधर। या लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1950 की बात करें और सब कंट्री से तो बहुत सारे कंट्री अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं, जबकि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसलिए कंट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। इनइक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, इनइक्वालिटी किसके बीच में, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। कुछ जो रिच क्लास लोग हैं, कुछ अपर क्लास लोग हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा। किसी बॉटम के जो लोग हैं उनको नहीं दी जाती है। ये बड़ा ही डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी स्लो है। वो तारीख पे तारीख, मतलब एक बार आप जाइए तो कोर्ट तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये तो हुआ पावरफुल इलाइट्स डोमिनेट पॉलिटिक्स, पावरफुल जो लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अभी से इस तरह से इधर। फिर से एक बार चार नेगेटिव आउटकम्स। एक तो जो पॉलिसीज है वो प्रैक्टिस नहीं होते। ठीक है। करप्शन इज द मेजर इशू, लैक ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्लो, फॉलोड लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद प्रोसीजर्स। तो ये कुछ नेगेटिव आउटकम्स है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बालक, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट। बहुजन समाज पार्टी वाज द फाउंडर अंडर द लीडरशिप मायावती ने, कांसी राम इसको फाउंड किए थे 1984 में, अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया। 2020 suggest any one way to make political parties more responsive to the people needs and demands। तो रिफॉर्म कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी में, हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर डिसाइड करते हैं किसी भी वेलफेयर को, उसको पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी, कौन नेशनल पार्टी इसमें, आईएनसी नेशनल पार्टी है। इज इट एनी वन चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, मनी एंड मसल्स पावर। ठीक है।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन पार्टी का मेन काम होता है कि रूलिंग पार्टी अच्छा से अपना काम कर रही है कि नहीं। ऑपोजिशन पार्टी के लिए याद रखोगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 10% यानी 54 एमपी अगर आपके साथ है आप ऑपोजिशन में बैठिएगा, नहीं है मतलब नहीं बैठ पाएगा। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ मल्टी पार्टी सिस्टम? क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, कल्चर, ट्रेडिशन ये सब बहुत सारे हैं और इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में एक पार्टी पूरी तरह से रूल नहीं कर पाएगी, इसलिए मेजोरिटी गवर्नमेंट। What is the criteria to a party to become recognized as a national party? तो नेशनल पार्टी बनने के लिए आपके पास 6% वोट होना चाहिए जनरल इलेक्शन का, या 4 MP इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। सजेस्ट एनी 3 रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो जो 3-4 था रिफॉर्म का पॉइंट, जिसमें डिफेक्शंस लॉ था, आपको प्रॉपर एफिडेविट सबमिट करना था, ये सारी चीजें उसमें लिख दोगे। देखो बालक, इस तरह से हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर पूरे जो बुक है इसको खत्म कर लिए। ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके, जब तक एग्जाम आपका ओवर नहीं हो जाता तब तक आप पूछ सकते हैं, कभी भी कुछ भी। 24/7 अवेलेबल है हम लोग। इसके अलावा और भी ज्यादा आप प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें ऐप है, इसके अलावा आपका एआई जनरेटेड ऐप है। एआई के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सारी चीज, उसमें बहुत सारी पैटर्न्स फॉलो किए गए, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। उसमें आप खुद के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, किसी टॉपिक को समझ सकते हैं, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्टडी, ये हम लोग अपने आप को अपडेट करके रखते हैं ताकि बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।